नमस्कार साथियों, जय हिंद। और आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हमारी आखिरी चीज़ बची थी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरा थ्योरेटिकल बेस है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे पहले ही लिख दूंगा और समझाने की कोशिश करी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी समझेंगे, एनर्जी समझेंगे, काफ़ी चीज़ें इसमें आएंगी, देखते जाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से अलग कैसे है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बोला था कि मेटल आयंस और जो हमारे लाइगेंड है, मतलब लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए इंटरैक्शन है वो कैसी है, वो प्योरली कोवेलेंट होगी नेचर में। जबकि इन्होंने बोला वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक होगी नेचर में, मतलब मेटल आयन पे पॉजिटिव चार्ज और लाइगेंड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। इन दोनों के बीच में होगा इंटरेक्शन जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक या चार्ज नेचर का होगा। तो पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा इन्होंने क्या बोला, दूसरा इन्होंने ये बोला कि जो मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन है और जो लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन है, मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन जो हैं डी ऑर्बिटल वाले, कीप इन माइंड मेटल आयन डी ब्लॉक के हैं। तो मेटल आयन के जो लाइगेंड हैं और जो मेटल आयन के जो इलेक्ट्रॉन हैं और जो लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन हैं, उन दोनों के बीच में आपस में होगा रिपल्शन। इस रिपल्शन की वजह से देर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिटवीन द डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल पहले सेम एनर्जी के थे, इन्हें बोलते हैं डी जनरेट होना। जब वो सेम ऑर्बिटल के होंगे तो उन्हें क्या बोलते हैं, डी जनरेट हुए हैं वो। बट जैसे रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, मेटल आयन और लाइगेंड से आ रहे हैं। तो ये दोनों जब रिपेल करते हैं तो हमारे डी ऑर्बिटल टूट जाता है। 3 पार्ट अलग और 2 पार्ट अलग, 3 पार्ट अलग और 2 पार्ट अलग। कभी 3 पार्ट की एनर्जी ज़्यादा है और कभी 2 पार्ट की एनर्जी ज़्यादा है। 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, तो 3 ऑर्बिटल अलग और 2 ऑर्बिटल अलग। 3 ऑर्बिटल वालों को हम बोलते हैं टी बेस में 2g, T2g। और जो 2 ऑर्बिटल वाले हैं, टी से 3 याद रखना, तो T2g मतलब 3 ऑर्बिटल, और 2 ऑर्बिटल वाले होंगे Eg, ई बेस में g, स्मॉल ई बेस में g और स्मॉल टी बेस में 2g। तो T2g और Eg में क्या होते हैं, हमारे 5 जो ऑर्बिटल हैं जो पहले डी जनरेट फॉर्म में है वो जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, जनरेट हो जाएंगे तो 3 ऑर्बिटल T2g में आ गए और 2 ऑर्बिटल Eg में आ गए। इसे हम बोलते हैं जनरेसी हो जाना, या ये जनरेट हो गई। डी जनरेट से क्या बन गई, जनरेट बन गई। तो अभी तक मैंने 2 पॉस्टुले आपको क्या पता है। पहला पॉस्टुले क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का ये है कि जो हमारा इंट्रैक्शन होगा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए किस किस के बीच में, मेटल आयन के बीच में जो कि डी ब्लॉक का है, और लाइगेंड्स के बीच में वो प्योरली आयनिक, इलेक्ट्रोवैलेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा नेचर में। दिस इज जस्ट द डिफरेंस इन कंट्रास्ट फ्रॉम दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि हमें बताती है कि वो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे तो प्योरली स्टैटिक चार्ज की वजह से हो रहा है। अब जो हमारे मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन है और जो हमारे लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों जब इंटरेक्ट करते हैं तो उनके बीच में होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन, जिसकी वजह से जो हमारे डी जनरेट डी ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, सबकी सेम एनर्जी है, वो जनरेसी में आ जाएंगे। और इसी जनरेसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होना। यहाँ पे क्या होंगे, 3 ऑर्बिटल T2g में आ जाएंगे और 2 ऑर्बिटल Eg में आ जाएंगे। 2 तरह की यहाँ पे फील्ड बनती है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड और टेट्राहेड्रल फील्ड। कभी कभार T2g नीचे होता है, मतलब लोअर इन एनर्जी, और Eg हायर इन एनर्जी होता है। देखेंगे कहाँ क्या है, ऑक्टा में क्या है, टेट्रा में क्या है। और कभी कभार Eg नीचे होता है 2 ऑर्बिटल वाला, और T2g वाला ऊपर होता है। इसी की वजह से कलर्ड जनरेसी भी हो जाती है, मतलब कलर्ड आयन बन जाते हैं। इसी को ही हम डी ट्रांजिशन कहते हैं। T2g से Eg इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा। ठीक है, नाउ अब फिर क्या बात है, फिर ये बात है T2g ऑर्बिटल और Eg ऑर्बिटल जो भी ऊपर हो और जो भी नीचे हो, इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट। पहला है बॉन्ड या चार्ज कैसा है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, आयनिक, इलेक्ट्रोवैलेंट। मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन और लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करके रिपल्शन करते हैं, जिसकी वजह से जो डी ऑर्बिटल्स हैं, पांचों के पांचों की सेम एनर्जी है, मतलब डी जनरेसी में है, वो जनरेट हो जाएंगे। मतलब 3 ऑर्बिटल नीचे या 3 ऑर्बिटल T2g के साथ और 2 ऑर्बिटल Eg के साथ आ जाएंगे। इसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। और इन्हीं सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के बीच का डिफरेंस हो जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। बेसिकली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि लाइगेंड्स कितने हैं, नेचर कैसा है कॉम्प्लेक्स का, और चार्ज कैसा है। ठीक है, तो यही हमने सारी चीज़ें लिखी हुई है। फाइनल बात ये करता हूँ कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो होती है, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन क्या थी, वो एक क्वालिटेटिव एनालिसिस था। वो ये नहीं बता पाता था कि कौन सा लाइगेंड कितना स्ट्रांग है दूसरे लाइगेंड के कंपैरिजन में। किसी
सेंट्रल मेटल आयन के लिए कोई स्ट्रांग था वो दूसरे के लिए वीक बन जा रहा था, या किसी सेंट्रल मेटल आयन के लिए कोई वीक था वो दूसरे सेंट्रल मेटल आयन के लिए स्ट्रांग बन जा रहा था। बट यहाँ पे अलग है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। अभी हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बेस पे एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाएंगे और उसमें हम दिखाएंगे आपको कि वाटर से जो पहले हैं वो वीक हैं, जो बाद में है वो स्ट्रांग है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आप पॉस्चुअली देख लीजिए, जो मैंने बताया होगा शायद वही लिखा हुआ, मेटल आयन एंड लाइगेंड एक्ट एज पॉइंट चार्जेस एंड देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि जो मेटल के आयन होंगे और जो लाइगेंड होंगे वो पॉइंट चार्जेस के जैसे बिहेव करेंगे और उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो प्योरली आयनिक, इलेक्ट्रोवैलेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी नेचर में, मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट है, जब लाइगेंड अप्रोच करेंगे सेंट्रल एटम को तो इलेक्ट्रॉन जो है सेंट्रल एटम के, मतलब सेंट्रल मेटल आयन के, और जो लाइगेंड के हैं वो आपस में रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल स्प्लिट या जनरेट हो जाएंगे। मतलब पहले डी जनरेट थे, सबकी एनर्जी सेम थी, अब वो जनरेट हो जाएंगे और दो ग्रुप बनेंगे T2G जिसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। T2G में कितने ऑर्बिटल हैं? T2G में 3 ऑर्बिटल हैं और EG में होते हैं 2 ऑर्बिटल। ठीक है, तो T2G और EG ग्रुप में बन जाएंगे और इसी को ही हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, जो डी ऑर्बिटल लाइगेंड्स के डायरेक्शन में है, जो डी ऑर्बिटल लाइगेंड्स की डायरेक्शन में है वो ज़्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और जो डी ऑर्बिटल बीच में लाई करेंगे, मतलब जैसे लाइगेंड को देखो मैंने एक्सिस से डिनोट करा, कोई अगर ऑर्बिटल ऐसे ही है, मतलब इन दी डायरेक्शन ऑफ लाइगेंड, इन दी डायरेक्शन ऑफ लाइगेंड, तो ऑब्वियसली इनमें होगा रिपल्शन ज़्यादा और इनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। बट कोई बिटवीन द एक्सिस हो, बिटवीन द एक्सिस हो तो उनको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि वहाँ रिपल्शन होगा कम। तो पॉइंट टू बी नोटेड, जो ऑर्बिटल्स, ठीक है, जो डी ऑर्बिटल्स लाइगेंड की ही डायरेक्शन में होंगे उन पे ज़्यादा रिपल्शन लग जाएगा। पास है ना, फोर्स ऑफ रिपल्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। आर जितना छोटा होगा पास है तो फोर्स उतना ज़्यादा होगा, इसलिए उन्हें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। बट जो बिटवीन द एक्सिस होंगे उन्हें लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट है क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। और इसी डिफरेंस ऑफ एनर्जी को T2G और EG के बीच के क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। डिनोट इसे यहाँ पे डेल्टा नॉट से करते हैं और ये बराबर होता है 10 डेका क्विज। ठीक है, 10 DQ, DQ बोल लो काम चल जाएगा, 10 DQ के बराबर होता है। देन इसके बाद आपको क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है सपोर्ट करती है आयनिक बॉन्ड को, ये मैंने आपको बता दिया, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सपोर्ट करती है कोवेलेंट बॉन्ड को। फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है एक तो नेचर या लाइगेंड्स के नंबर पे डिपेंड करेगी और कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगी। मेन बात यह है कि ये एक स्टार भी लगा रखा है कि यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस ना होके क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा। अब हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा लाइगेंड किसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग या वीक है। नोट, अब देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज जस्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे ना एनर्जी बढ़ेगी ना घटेगी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज अकर इन सच अ वे दैट द एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल डजंट चेंज। एवरेज एनर्जी जो होगी अब भी 10 DQ ही रहनी है। देखो 3 ऑर्बिटल जो हैं T2G वाले, ठीक है, कितने हैं, 3 हैं, वो इस एवरेज के अबव रहते हैं, मतलब ये एवरेज होगा 2/5 डेल्टा नॉट, इससे ऊपर रहेंगे। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 2 जा 6, 6/5 डेल्टा नॉट यहाँ से आ रहा है। तो अगर कोई चेंज नहीं होगा तो यार EG के 2 ऑर्बिटल को ना 3/5 डेल्टा नॉट के साथ आना चाहिए। ये भी 3 2 जा कितना बनेगा, 6/5 डेल्टा नॉट बनेगा। यही हमने लिखा हुआ भी है, देख लीजिए क्या एवरेज सेम रहेगा। भैया ये 3 ऑर्बिटल हैं, कुल मिला के कितने हुए, एक की एनर्जी 2/5 डेल्टा नॉट है, 3 की कितनी हुई, 3 2 जा 6, तो ये हुई 6/5 डेल्टा नॉट। और जो 2 ऑर्बिटल हैं उनकी एवरेज एनर्जी 3/5 डेल्टा नॉट है, तो यहाँ से भी 2 3 जा कितना आया, 6/5 डेल्टा नॉट ही आया। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख लेना जिस पार्टन में, ये सारे पॉइंट्स आप लोग देख लो। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, पहला पॉइंट तो यही है कि मेटल आयन जो लाइगेंड है वो पॉइंट चार्जेस के जैसे एक्ट करेंगे, उनके बीच में फोर्स जो होगा प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसी बॉन्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। अब जब भी कोई लाइगेंड सेंट्रल एटम को अप्रोच करेगा तो जो सेंट्रल मेटल लाइन के इलेक्ट्रॉन है और लाइगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से वो जो 5 ऑर्बिटल थे जो अभी डीजेनरेसी फॉर्म में थे वो स्प्लिट या जनरेट हो जाएंगे और 2 ग्रुप्स में जनरेट हो जाते हैं। एक होता है T2G जिसमें 3 ऑर्बिटल आते हैं, कोई से भी आ जाएंगे। ऑर्बिटल 5 पता है ना, dx² dy² dz² dx² -y² और dxz, ये सारे होते हैं, तो देख लेना आप। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बच्चों कि जो डी ऑर्बिटल
लाइगेंड्स के डायरेक्शन में होगा ऑब्वियसली उसमें रिपल्शन ज़्यादा होगा और उसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जबकि जो डी ऑर्बिटल लाइगेंड्स के एक्सिस के बीच में होगा उन्हें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि वहाँ पर रिपल्शन कम होगा। इसी डिफरेंस ऑफ एनर्जी को जो T2G और EG ग्रुप्स ऑफ ऑर्बिटल के बीच में हुआ उसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहेंगे और उसे हम डेल्टा नॉट से डिनोट करते हैं जो कि बराबर होता है 10 DQ के। नाउ फिर ये तो बहुत अच्छी बात है, क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है ये आयनिक बॉन्ड को सपोर्ट करती है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसको सपोर्ट करती है, कोवेलेंट बॉन्ड को सपोर्ट करती है। जैसे VBT भी डिपेंड करती थी नेचर, लाइगेंड, नंबर, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, ऐसी CFSE भी करेगी। और मेन बात यह है दोनों को डिफ्रेंशिएट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी को और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ये चीज़ करती है कि वो तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं था, वो क्वालिटेटिव था, बट ये कैसा एनालिसिस है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। नाउ यहाँ पे भी क्या है, टोटल एवरेज एनर्जी सेम ही रहेगी 10 DQ के बराबर या डेल्टा नॉट के बराबर। क्यों? क्योंकि जो 3 ऑर्बिटल हैं वो 2/5 डेल्टा नॉट एवरेज से ऊपर रहते हैं, इसे हम बैरी सेंटर भी कहते हैं, और 2 ऑर्बिटल 3/5 डेल्टा नॉट के नीचे रहते हैं। 3×2 ये भी 6/5 डेल्टा नॉट बना और 3×2 ये भी कितना बना, 6/5 डेल्टा नॉट बना है। चलिए आगे की चीज़ देखते हैं बच्चों क्या है। चलिए बच्चों ये एक न्यूमेरिकल फार्मूला है जिसमें हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, पहले आप ये फार्मूला देख लीजिए। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में आपको एक्स और वाई दिख रहे होंगे। यहाँ पे x के हैं, x वो इलेक्ट्रॉन हैं जो T2G के 3 ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करेंगे, और y क्या है, y वो इलेक्ट्रॉन है जो EG के 2 ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करेंगे। T2G में हमेशा 3 होंगे, EG में हमेशा 2 होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन T2G में ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो एवरेज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को -4 DQ या -4 DQ या 0.40 डेल्टा नॉट से डिक्रीज कर रहे हैं, और जो भी EG में ऑक्यूपाई हैं वो हर एक इलेक्ट्रॉन 0.6 आपका क्या 0.6 डेल्टा नॉट या आप 6 DQ से एवरेज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। ये डेल्टा नॉट तो सिंबलाइजेशन है, यही हमने लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में कि जो हर एक इलेक्ट्रॉन है जो T2G ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर रहा है वो एवरेज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को -4 DQ और -0.40 डेल्टा नॉट से, ये है ना, -0.40 डेल्टा नॉट और -4 DQ से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जबकि जो हर एक इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल्स का ऑक्यूपाई करेगा वो +0.60 डेल्टा नॉट या +6 DQ से एवरेज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। यहीं से हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एवरेज कैसा है कि ब्रैकेट बनाना है, बाहर डेल्टा नॉट लिखना है। एक्स आपने वो इलेक्ट्रॉन माने हैं जो T2G ऑर्बिटल्स में है, T2G 3 ऑर्बिटल होते हैं, और वो सारे इलेक्ट्रॉन एवरेज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को -0.4 से डिक्रीज कर रहे हैं। -0.4 क्या है, डेल्टा नॉट है, और +4 DQ मतलब -4 DQ से भी बोल सकते हो। और जितने भी इलेक्ट्रॉन वाई वाले हैं, वाई वाले कौन है, जो EG ऑर्बिटल्स में हैं, EG 2 होते हैं, वो एवरेज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को 0.6 डेल्टा नॉट या +6 DQ से इंक्रीज कर देंगे। इसका सिग्निफिकेंस अभी आपको दिखेगा जब मैं टेबल बनाऊंगा। अब ये सबसे मेन चीज़ है जिसने धमाल कर दिया। कहाँ? यही सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था जो क्या करता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को क्वांटिटेटिव एनालिसिस बनाता है, जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से क्या है, जो वीक लाइगेंड होंगे वो बहुत ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं कर पाएंगे, उनका एक्सटेंट या उनका जो पैरामीटर होगा वीक होगा, ठीक है, वो ज़्यादा स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा जनरेसी शो नहीं कर पाएंगे। तो वीक फील्ड लाइगेंड वो हैं जो स्मॉल एक्सटेंट ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करते हैं, करते दोनों ही हैं, एक लार्ज एक्सटेंट में करते हैं, एक स्मॉल एक्सटेंट में करते हैं। तो जो भी स्मॉल एक्सटेंट में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करता है उसे हम वीक फील्ड लाइगेंड कहते हैं, और जो लार्ज एक्सटेंट में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करता है उसे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हमने अरेंज ऐसे करा है उनके डेल्टा नॉट वैल्यूज़ के बेस पे, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर पेपर खराब बना, क्या बना, पेपर खराब बना, तगड़ा बना, हार्ड बना, क्योंकि इस बार समय ज़्यादा मिल गया है आप लोगों को, तो क्या है इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या है। तो आपको ये सारा ना ऑर्डर याद रखना होता है। याद रखना बस यहाँ पे वाटर से पहले जो हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हैं, और वाटर के बाद जो भी आएंगे वो वीक फील्ड लाइगेंड होंगे। मतलब ये सारे वीक फील्ड लाइगेंड है और इससे पहले वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड
लाइगेंड हैं। वीक फील्ड लाइगेंड करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को स्मॉलर एक्सटेंट में, और जो H2O से पहले हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड वो लार्जर एक्सटेंट में क्या कर देंगे, स्प्लिटिंग कर देंगे। तो जैसे कार्बोनिल CO, ठीक है, CN- है, नाइट्राइटो O, ऑर्थोफिनाइल, डाईफिनाइल, इथाइलिन डाईअमाइन, ये इथेन 1,2 डाईअमाइन, अमाइन अमोनिया और पायरिडीन का सेम ही है। EDTA इथाइलिन डाईअमाइन टेट्राएसीटेटो, ठीक है। NCS है, पता है ना, आइसोथायोसाइनेटो, पानी O2- OX OH हाइड्रोक्सी डोक्सो भी बोल सकते हो या हाइड्रोक्सो बोल सकते हो, ऑक्जेलेटो है, फ्लोराइडो है, नाइट्रेटो है, क्लोराइडो है, थायोसाइनेटो है, सल्फेटो है, सल्फेटो तो नहीं है, सल्फाइडो होगा, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। तो ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर याद रखना है। अब देखिए इसका कैसे बनता है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये याद रख लेना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा नॉट वैल्यू याद रखनी है आपको, ठीक है। रिलीजियसली पढ़ो, बार बार लिखो, याद हो जाएगा। अब देखिए साथियों, जो आपको मैंने फार्मूला बताया था वो आज कामिल हो गया है। आज हम देखेंगे वो यूज़ कैसे हुआ है। तो यहाँ पे हमने मेटल आयन की कन्फिग्रेशन लिखी। बेसिकली क्या हो सकती है, D पे 4, D पे 5, D पे 6, D पे 7 इतने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लो स्पिन स्टेट लेंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड जो होंगे तो वो पेड अप कराएंगे फोर्सफुली, ठीक है, ऊपर जाने ही नहीं देंगे, ठीक है। और इनकी यहाँ पे करस्पॉन्डिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी देखेंगे। फिर हाई स्पिन स्टेट मतलब वीक लाइगेंड देखेंगे, इसमें पेयरिंग इतनी ज़रूरी नहीं है और इसकी भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लगाएंगे। कीप इन माइंड जो हमारे T2G लेवल में होंगे नीचे वाले, वो -0.4 कम कर देते हैं, और जो EV लेवल में होंगे, EG लेवल में, वो +0.6 जोड़ देते हैं। तो जैसे D4 है ना, T2G में 3 ऑर्बिटल, EG में कितने ऑर्बिटल, 2, 4 हैं। तो पहले नीचे ही भरो, यहाँ पे सारे नीचे भरेंगे, जब कोशिश होगी तो ऊपर भर जाएंगे, ऊपर भेज देंगे, जब यहाँ पूरे हो जाएंगे तो ऊपर भेज देंगे। 4 है तो 1 2 3 फिर 1 4, ठीक है। पहले हाफ फिर फुल, 1 2 3, देखो 1 2 3 फिर 4, ऐसे चलेगा, ठीक है। अब आप देखिए T2G में कितने हैं, कुल मिला के 4 हैं। हर एक -0.4 कम करेगा तो 4 कितने करेंगे, 4 × -0.4, जबकि जो आंसर आ जाएगा -1.6। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी, -1.6 हो जाएगी। इसी के करस्पॉन्डिंग D4 के करस्पॉन्डिंग आप हाई स्पिन स्टेट देखें तो उसमें EG लेवल पे भी जा सकते हैं। तो 1 2 3 फिर 4 यहाँ नहीं, 4 ऊपर, ठीक है। तो होगा क्या, T2G वाले 3 है और EG वाला 1 है। EG वाला 1 होगा 1 × 0.6 और T2G वाले 3 होंगे 3 × -0.4, सॉल्व कर लेना, माइनस का 0.6 आ जाएगा। अब D5 में आओ तो लो स्पिन स्टेट कहाँ मिलेगी, लो स्पिन स्टेट मिलेगी स्ट्रॉन्ग लाइगेंड में, क्योंकि वहाँ पेयरिंग कराते हैं ज़बरदस्ती। और हाई स्पिन स्टेट मिलेगी वीक लाइगेंड में, WL है वीक लाइगेंड, SL है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। तो 5 देखो कैसे होगा, 1 2 3 4 5। तो T2G में कुल मिला के कितने, 1 2 3 4 5 है। 5 × -0.4 कर देंगे जो कि आएगा -2.0। बट यही D5 अगर हम हाई स्पिन स्टेट या वीक लाइगेंड में करें तो हमें अनपेड रखने हैं। तो 1 2 3 फिर 4 फिर 5, ठीक है। तो T2G वाले कितने हैं, 3 हैं, तो 3 × -0.4 हो गया, और EG वाले 2 हैं तो 2 × 0.6 हो गया। ये भी 12 आया, ये भी -12 आया, कुल मिला के 0 आ गया। D6 में देखिए फोर्सफुली पेयरअप कराएंगे, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। तो 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। तो T2G वाले 6 हैं तो 6 × -0.4 कितना आ गया, -2.4। बट जब हम वीक लाइगेंड या हाई स्पिन स्टेट में आएंगे तो कंपल्सन नहीं है, पहले अनपेड मतलब सिंगल सिंगल भरेंगे। 6 हैं तो देखो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर नीचे से 6, नीचे 6 करेंगे ना बॉन्डिंग, पहले नीचे वाली की एनर्जी क्या है, कम है, ये एनर्जी के बेस पे है। तो 6 करने हैं तो 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, फिर नीचे का 6, ठीक है। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 4 हैं आपके किस में, T2G में, और 2 हैं आपके EG में, आंसर आ जाएगा। फिर D7 देखेंगे तो D7 में क्या है, अब ज़बरदस्ती ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ 3 थोड़ी कर देंगे, तो पहले 7 बनाते हैं। 1 2 3 फिर ऊपर जाओगे, नहीं, पहले इसमें तो यहीं करोगे, वहाँ जाते हैं ऊपर, वहाँ पे पहले कैसे है, जैसे 6 है तो 1 2 3 फिर 4 फिर 5, नीचे नहीं करना, फिर 6 आएगा नीचे। अब यहाँ देखो 7 का कैसे, पहले आपको T2G ही भरना है पूरा, तो T2G पूरा कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 फिर ऊपर 7, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। अब जैसे D7 का है तो यहाँ पे देखो 6.4 के साथ और 1 6 के साथ। अब जैसे कहाँ है, वीक लाइगेंड में, तो वीक लाइगेंड में पहले हमें अनपेड भरने हैं पूरे में। यहाँ पे पहले नीचे वाले को देखना है फिर ऊपर वाले को देखना है, यहाँ पे पहले सारे अनपेड भरने हैं, एक एक सिंगल। तो 7 कैसे होगा, 1 2 3 फिर 4 फिर 5, फिर नीचे वाले एनर्जी लेवल में बढ़ेंगे, N+L रूल जो बोलता है हमें, तो 6 और 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। कुल मिला के
5 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे कर लेंगे, जबकि यहाँ पे क्या है D7 में पहले नीचे वाले को ही खुश करना है, तो 1 2 3 4 5 6 फिर ऊपर जाना है, जबकि यहाँ पे क्या है पहले सारे एक एक भर दो, तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 फिर ऊपर 7, और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7। कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुड। देख लीजिए साथियों, और यहाँ पे आपको मैं एक नई चीज़ बता रहा हूँ जिसका नाम है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या है भाई? वही है, सिंपल सी बात, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो पेयरिंग एनर्जी होती है। अब यहाँ 2 तरह की एनर्जी आ गई है, क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी। इन दोनों की ही इनइक्वालिटी डिफरेंस से हमें पता चलता है कि लाइगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है, और यहीं से क्वालिटेटिव एनालिसिस ना होकर क्वान्टिटेटिव एनालिसिस शुरू हो जाता है। तो देखिए क्या है पेयरिंग एनर्जी, क्या है पी से डिनोट है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन अ सिंगल ऑर्बिटल। एक सिंगल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसे हम पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा हाई स्पिन स्टेट में तो हम नीचे ही कर रहे थे, और लो स्पिन स्टेट में ऊपर नीचे कर रहे थे ना ऑर्बिटल को, वही है। तो अगर क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी जो कि डेल्टा नॉट है, अगर वो पेयरिंग एनर्जी से कम है, ठीक है, जो क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी का गैप है वो पेयरिंग एनर्जी से कम है, तो आपको पता है फिर वीक फिल लाइगेंड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा सकता है। बट अगर क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से क्या होगी, ज़्यादा हो गई, तो इलेक्ट्रॉन का मन करेगा कहाँ जाओ यार, ऊपर मैं अपने साथी के साथ नीचे ही बॉन्ड बना लेता हूँ, जैसे कि आपने देखा था कहाँ होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में ही होता है। ठीक है, तो अगर वीक फील्ड लाइगेंड होगा तो ऑब्वियसली क्या होगी, पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, किससे, क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी से, इसलिए वो ऊपर भी जाएगा। ठीक है, ऊपर भी जाएगा। ठीक है, उसका मन नहीं करेगा कि मैं नीचे ही नीचे पेयर करूँ, वो ऊपर भी चल जाएगा। बट अगर क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी जो गैप है वो पेयरिंग एनर्जी से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का मन करता है यार ऊपर जाके कौन अपनी एनर्जी वेस्ट करे, नीचे वाले अपने भाई बंधों के साथ ही क्या बना ले, पेयरिंग बना ले। अब याद रखना ईजी ऑर्बिटल 2 हैं, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यहाँ पे आपको दिखा रखा है एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और यह है डी जेड स्क्वायर। बाकी जो बचे कौन कौन बचे, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स। 5 होते हैं ना, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। ठीक है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, फिर डी जेड स्क्वायर, फिर डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। तो ये 3 जो हैं ये कहाँ आएंगे, T2G में आएंगे, और वो 2 कहाँ आएंगे, EG में आएंगे। नेक्स्ट अब हम अपना डायग्राम बनाएंगे ऑक्टा टेट्राफिल का, देखते हैं।